ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्यूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। और सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान ज्यूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक देगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी कि ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। और ज्यूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी, ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सकें। और इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब वहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब, शुरू करें ज्यूरी राउंड। बिल्कुल शुरू किया जाए। ज्यूरी साहिबान तैयार है। ज्यूरी का सबसे पहले जवाब देंगे गुरविंदर सैनी जी, आप जी। और पहला सवाल मलिक साहब आप पूछिए। केस मलिक जी। गुरविंदर जी, आप जो है हल्के में विधायक बन जाते हैं, आप विपक्ष के विधायक हैं और प्रशासन जो है आपके हल्के में विकास कार्यों के बारे में उदासीन है, तो आप प्रशासन से सुचारू रूप से विकास कार्य कराने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अगर मैं विधायक बनता हूं और विपक्ष में बैठा हूं तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये होगा कि मैं जो समस्याएं हैं उसको सरकार को सूचित करूंगा, पत्र के माध्यम से, मौखिक रूप से, और विधानसभा क्षेत्र में आवाज़ उठाऊंगा। मेरी बात को कितनी बार इग्नोर किया जाएगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार। लेकिन अगर मैं सरकार को ये बार बार सूचित करूंगा कि ये समस्याएं हैं और इसका निदान कीजिए, तो तुरंत वो समस्या पर कार्रवाई करेगी। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो विपक्ष में बैठे हुए बंदे की बात ना सुने। लेकिन ये हमारा फर्ज होता है कि हम विपक्ष में बैठकर सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में कितनी बार और कैसे बता सकते हैं। तो ये मैं विपक्ष में बैठकर हर एक समस्या को सरकार को बताऊंगा और उनसे काम लूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर फिर भी ना सुने सरकार तो नहीं, देखिए, अगर फिर भी ना सुने तो हम उसका एक महापंचायत है हमारी विधानसभा में, वहाँ भी उठाऊंगा इस चीज़ को। और अगर फिर भी ना सुने तो हम वेट करेंगे 5 साल की, ताकि व्यवस्था परिवर्तन हो और उसके बाद फिर कार्रवाई हो। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में भी हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे जनहित याचिका लगाई जा सकती है, विकास के मुद्दों को लेकर लगाई जा सकती है, और इस वजह से हम एक साथ चल सकते हैं। जी गुरविंदर जी। और मैं दूसरा सवाल डॉक्टर जमवाल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप पूछिए दूसरा सवाल। गुरविंदर सैनी जी, आप जवान हैं, जोश है आपके अंदर, ज़रूरत है देश को अच्छे नेताओं की, लेकिन आज का युवा जो है वो रोज़गार चाहता है जी। तो उसके लिए सरकार से आप क्या क्या काम कराएंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे अगर आप जीत जाते हैं? देखिए, अपने इलाके में, मैं अपने हलके में सबसे पहले सरकारी नौकरी सीमित होती है। मैं अपने हलके में एक नए प्रोजेक्ट लेके आना चाहूँगा। जी, आप सरकार की मदद से आएँ, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कुछ अपने लेवल पे भी आएँ, कुछ संस्थाओं, कुछ ट्रस्ट को मैं गाइड करूँगा कि वो प्रोजेक्ट्स लगाएं, ताकि उन प्रोजेक्ट्स में पढ़े लिखे युवा नौजवानों को रोज़गार मिले। कुछ ऐसी ट्रस्टें होती हैं जो एजुकेशन कैंपस चलाती हैं, कुछ हॉस्पिटल चलाती हैं, कुछ स्कूल और कॉलेजेस खोले जा सकते हैं जिसमें अच्छे पढ़े लिखे MBA करे और B.Tech करे बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिले। कुछ इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं, लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सरकार पे डिपेंड हो। बहुत संस्थाएं काम करती हैं, विश्व बैंक बहुत संस्थाएं काम करती हैं, भारत सरकार उसके लिए कार्यरत रहती है। तो मकसद एक होता है कि उनको लागू कैसे कराया जाए, और मैं वो लागू कराऊंगा और रोजगार का एक अवसर अपने युवाओं को प्रोवाइड करवाऊंगा सर। जी गुरविंदर जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूँगा प्रोफेसर आहूजा आपसे। गुरविंदर जी, जो समर्थन मूल्य होता है किसानों की उपज का, वो आपकी नज़र में उसके क्या आधार होने चाहिए? देखिए, समर्थन मूल्य के आधार एक किसान के लिए बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले सरकार को एक बंद कमरे में बैठकर समर्थन मूल्य तय नहीं करना चाहिए। एक किसानों की एक समिति बनानी चाहिए जो ये डिसाइड बताए सरकार को कि भैया हमारा इतना खर्चा आता है, खाद पे इतना खर्चा आता है, पानी का इतना बिल है, ये इतने हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, इतने खर्चे हो गए हैं। उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, एक अनाज मंडी तक पहुंचाने का खर्चे को मद्देनजर रखते हुए, खाद के, पानी के, बिजली के बिल को मद्देनजर रखते हुए और किसान की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए एक समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। क्योंकि अगर समर्थन मूल्य कम तय करेंगे और किसान के ऊपर वजन पड़ता रहेगा, तभी तो आज हमारे किसान कर्जदार होते जा रहे हैं, तभी ये आत्महत्याएं होती जा रही हैं। और जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो गन्ने से हो रहा है या फसलों से हो रहा है, और अनाज मंडियों में फसलें सड़ रही हैं, बरसातों में उसकी देख रेख नहीं हो रही है, सुविधाएं नहीं है सरकार प्रोवाइड करा पा रही हैं। लेकिन अगर उसका वो सही तरीके से यूज़ किया जाए, विदेशों में भेजा जाए, तो उसका जो पैसा आएगा वो किसानों को दीजिए आप डायरेक्ट। किसान उस देश को ऊपर उठाएंगे। एक
कृषि प्रधान देश है हमारा। गुरविंदर जी, समर्थन मूल्य पर जो आप लागत मूल्य है उसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मैं रिपीट कीजिए सर। मान लीजिए जो सारी उसने लागत जोड़ दी, पानी की, बिजली की, खाद की, तो जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, उसमें कितना होना चाहिए? देखिए, अगर एक खर्चा 100 रुपये का आता है किसान का, तो मैं सरकार से निवेदन यही करता हूँ कि उसका कम से कम डबल दिया जाए, ताकि उस किसान का अपना खर्चा 6 महीने की मेहनत या 1 साल की मेहनत कुछ तो उसको नसीब हो, ताकि वो डबल अपना घर, अपना परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पाए। जी गुरविंदर जी, और मैं अंतिम चौथे सवाल के लिए आग्रह करूंगा अजय झा जी आपसे। अजय जी। गुरविंदर जी, भ्रष्टाचार से क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे नुकसान होते हैं, ये 2-3 आप मुझे पॉइंट बता दें। सबसे बड़ी जड़ ही सर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, आप बिजली बोर्ड में अगर मैं चला जाऊं, पुलिस विभाग में चला जाऊं, तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही आपराधिक छवि को बनाता है किसी भी युवक की। पढ़ा लिखा नौजवान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो आपराधिक बन जाता है। सब अगर भ्रष्टाचार को दूर कर दिया जाए तो आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान एक अच्छी राह पे चलेंगे और हमारा देश खुशहाल होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत ज़रूरी है, और इसको खत्म करने के लिए एक एमएलए का और एक विधायक और एक एमपी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल होगा, जब किसी विभाग पे कंट्रोल होगा, तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचारी अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है, चाहे वो विपक्ष का एमएलए हो चाहे वो पक्ष का एमएलए हो। तुरंत अपनी पावर का उपयोग करते हुए उसको सस्पेंड कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन कर सकता है। नहीं ज़्यादा तो सरकार को सूचित कर सकता है, उसका तबादला करा सकता है। और अगर ये मुमकिन हो गया तो कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा और जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी, और हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के हल्के के जो किसान हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो अपने सरकारी योजनाओं का फायदा उठा पाएंगे। और विधायक खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे तो? देखिए, विधायक अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे तो मैं तो कहता हूं कि उसको तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको 1 मिनट का भी समय नहीं देना चाहिए। ऐसे नेता की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। फिर उसको, मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि उसको दोबारा मौका ना दिया जाए किसी भी लेवल पर, और सरकार से भी अपील करती है उसकी तुरंत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। जी गुरविंदर जी, थैंक यू। तो लाडवा हल्के के एक उम्मीदवार सामना कर चुके हैं सवाल जवाब का, हमारे जूरी राउंड का जो दूसरा चरण है, और अब बारी है दूसरे उम्मीदवार यानी पवन सैनी जी को परखने का कि आखिर वो कैसे जूरी के सवालों के जवाब देते हैं। पवन जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल जैसा। पवन जी से पहला सवाल करेंगे दीपक अरोड़ा जी। पवन जी, ये हमें बताइए कि राजनीति में धर्म कितना मायने रखता है और क्या इसे बढ़ावा देना जाना उचित है? हिंदुस्तान कि जो हमारा पुराना बहुत पुरातन देश है हमारा, उसमें केवल धर्म की व्याख्या ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ऐसी व्याख्या नहीं है। उसमें संस्कृत में हमारी एक लाइन थी, धारणिति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अपने यहाँ भाई का धर्म है, बहन का धर्म है, पत्नी का धर्म है, ये चीज़ें मतलब मायना रखती हैं। बाकी जो धर्म वाली बात है, इसमें हिंदुस्तान के अंदर तो हमारा ऐसा देश है जिसमें सारी पद्धतियों को छूट है। चाहे ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे सिख है, वो अपनी जो भी उसकी पूजा पद्धति है उसकी, उस पूजा पद्धति से अपने परमपिता परमात्मा की जो भी उसका इष्ट देव है उसकी पूजा करे, इसमें कोई आड़े नहीं आती है इस बात। डॉक्टर साहब, आपके लिए धर्म बड़ा है कि राष्ट्र? राष्ट्र बड़ा है जी। बट मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूँगा मलिक साहब आपसे। पवन जी, एक सशक्त समाज के लिए महिलाओं की भागीदारी कितनी आवश्यक है, और वर्तमान परिवेश में क्या महिलाओं की भागीदारी से आप संतुष्ट हैं? मलिक साहब, मैं कहना चाहूँगा, महिला हमारे जीवन साथी है, और इस लोकतंत्र के अंदर जितनी भूमिका एक पुरुष की है उतनी भूमिका एक महिला की है। इसलिए महिला को बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। इनकी भूमिका बहुत बढ़िया, जहाँ पर ये हमारी बहनें मौजूद हैं वहाँ पर किसी प्रकार की मतलब उनके कार्य में मुझे नहीं लगता कहीं वो इनडिसिप्लिन है। लेकिन जो अपने दूसरा सवाल इसमें जोड़ करके कहा, वो जिस प्रकार से आज मेरे सारे प्रतिभागियों ने कहा अपने देश और समाज के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, और राजनीति का भी अपराधीकरण हो रहा है, तो उस मामले में अपनी माताएं बहनें जो है उस जो जितनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए वो इतनी भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर नहीं पा रही। क्या किया जाए उसके लिए? उसके लिए जन लोकपाल आए, अच्छा राजनेता नेतृत्व करे, और वो नेतृत्व करेगा तो शासन प्रशासन जब बिल्कुल भ्रष्टहीन होगा और वो जिसकी आचार व्यवहार सब बढ़िया होगा तो उसमें उस परिवेश में कोई दिक्कत नहीं। आप विधायक बन के क्या करेंगे इस बारे हाँ में? जी? आप विधायक बन के क्या करेंगे?
मैं विधायक, अगर जनता ने, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरा तो एक ही मकसद होगा, अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अच्छे अधिकारी हैं, चाहे पटवारी से लेकर के SHO से लेकर के, सब महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के लिए। हाँ। तो महिलाओं के बारे में तो जिस प्रकार मैंने कहा डिग्री कॉलेज होगा, उसका सारा जितना भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, महिलाओं को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? महिलाओं को, एक तो जो शिक्षा की मैंने बात कही है, हमारे विधानसभा के अंदर कोई डिग्री कॉलेज महिलाओं का नहीं है, गर्ल्स स्कूल नहीं है। जब हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो है डिग्री करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उनके जो रोजगार की जो सुनिश्चितता है उसको बहाली करेंगे हम। जिस भी कहीं नौकरी की बात आती है उनको प्रेफरेंस देंगे। जी पवन जी, और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूँगा प्रोफेसर आहूजा आपसे, आप कीजिए तीसरा सवाल। डॉक्टर सैनी, हरियाणा में क्षेत्रवाद का बड़ा बोलबाला है, सभी अपनी अपनी चौधर की बात करते हैं हरियाणा में, क्या ये ठीक है? मैं आहूजा जी इस क्षेत्रवाद की बात को बिल्कुल कंडेम करता हूँ, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। क्योंकि जो जैसे विधायक बनता है, विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र का बनता है, और जो मुख्यमंत्री बनता है वो भी पूरे एक प्रांत का बनता है, तो उसको समान विकास, समान रोजगार, ऐसा उसको पूरे अपने क्षेत्र के अंदर करना चाहिए, अपने प्रांत के अंदर, चाहे वो गांव का हो। अगर गांव का सरपंच बनाए तो जितने भी वार्ड हैं तो सभी वार्डों का सरपंच है, तो मैं इसको अच्छी राजनीति नहीं मानता। तो पूरे जिस भी इलाके का वो प्रतिनिधि है उसको पूरे इलाके का, 36 बिरादरी का, सभी वर्गों का, सभी स्थानों का उसको विकास करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और मैं अंतिम चौथे सवाल के लिए डॉक्टर योगराज आपसे, आप कीजिए। सर, मेरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहला जो है कि आप शिक्षा को क्या महत्व देते हैं। दूसरा उसमें यह है कि क्या प्रदेश में जो इस वक्त एजुकेशन चल रही है आपके वहाँ, जो भी स्वरूप है, जिस तरीके से भी चल रही है, क्या वो सही है? और अगर सही है तो ठीक, नहीं सही है तो आप उसमें क्या बदलाव लाएंगे? मतलब तीनों को ब्रीफ छोटा छोटा करके आप जवाब दे सकते हैं। तो जो शिक्षा की बात, क्या महत्व है? हाँ जी, शिक्षा का क्या महत्व है?